हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली अपडेट्स। आज हम कवर करेंगे 12 जून टू 18 जून के न्यूज़पेपर्स एंड जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अभी एक म्यूजिलिथिक एरा का स्क्रैपर और न्यूलिथिक एरा का सेल्ट मिला है तमिलनाडु के रीजन में, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। द वेरी फर्स्ट न्यूज विल बी दैट इन द हिस्ट्री सेक्शन। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 न्यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक था इंडिया का, और या हम बात कर सकते हैं इसरो और नॉर्वे का क्या रिलेशन या क्या चल रहा है, दैट वाज रिलेटेड टू योर सेल्फ बार्ड मिशन, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। देन इंडिया यूएई ने जो टारगेट किया है नॉन ऑयल ट्रेड के लिए कि 100 बिलियन डॉलर का नॉन ऑयल ट्रेड बाय 2030, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक इंडिया और अफ्रीका के टाइज में क्या प्रोग्रेस है, उसके हाईलाइट्स आए हैं, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ इंडिया और अफ्रीका भी स्टैंड करता है देयर रिलेशंस में, दैट इज आईआर में। Then 2 important days were celebrated. First was your World Blood Donor Day, then Global Wind Day. So we will talk about that कि ये क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं या क्या सिग्निफिकेंस है, हम दोनों को डील करेंगे। क्या थीम थी पर्टिकुलर इस ईयर की, सो वी विल टॉक अबाउट दैट। अगेन अनदर वन न्यूज विच वॉज इन न्यूज वॉज योर लॉ कमीशन ने फ्रेश इनपुट्स मांगने हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। जनता की राय मांगी गई है कि आप क्या चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आए नहीं आए, क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं उसके साथ। सो उसके बारे में बात करेंगे। दिस वॉज डन बाय 22nd लॉ कमीशन, सो विल टॉक अबाउट दैट। देन इन इकोनॉमी सेक्शन रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल प्राइसेस दोनों न्यूज में थे, बड़े हैं या घटे हैं वो हम डिस्कस करेंगे मई के मंथ में। सो उसके इंडेक्सेस आर आउट। गवर्नेंस में बात करते हैं पोषण ऐप विच वॉज इन न्यूज, सो विल टॉक अबाउट दैट। और कुछ 80 कास्ट ऑफ इंडिया विल बी एडेड टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट, सो उसके बारे में बात करेंगे। सो बोथ आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नेंस। Then some military exercises and defense related news were there, that is IAF और Indian Army ने एक joint exercise जो है वो किया है इन द सेंट्रल सेक्टर। तो हम उसकी बात करेंगे, क्या एक्सरसाइज है, किस लिए किया गया है, क्या फीचर्स थे या क्या की हाईलाइट्स है, वो वी विल डिस्कस। देन 2 वॉरशिप्स लॉन्च हुए हैं, वी विल टॉक अबाउट देम, उनके फीचर्स क्या हैं, वो कौन से वॉरशिप्स है, किसने लॉन्च किए, किसने बनाया है, वो सारी डिटेल्स वी विल कवर। जब बात करते हैं एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी की, एक हमें स्टेटमेंट जो है वो देखने मिली है न्यूज़पेपर्स में कि जो हमारा बिपरजॉय साइक्लोन आया था उसका जो फोरकास्ट था, पहले आईएमडी ये बोल रहे थे कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसने बाद में जब लैंडफॉल हुआ उसके बाद इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि पहले तो प्रिडिक्शंस थी कि शायद लैंडफॉल नहीं होगा और ये ऐसे ही पास ऑन हो जाएगा और इंडिया या अरेबियन सी से अटैच करती हुई कंट्रीज जो है उनको ज्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन जो फोरकास्ट है वो सही नहीं बैठा, क्योंकि लैंडफॉल हुआ उस साइक्लोन का। सो एक ये कहा जा रहा है कि जो वार्मिंग ऑफ ओशंस हो रहा है या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से साइक्लोन्स का जो फोरकास्ट है उसमें डिफिकल्टीज आ रही हैं अब, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं अरेबियन सी की। सो उसे समझेंगे, क्योंकि ये ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दोनों पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, क्योंकि आपको रीजन समझने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक एम्ब्रॉय स्टेम सेल को यूज करके डेवलप किया है, जानेंगे वो क्या है। देन सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे हम सूट भी कहते हैं, वो इसरो को मिला है, सो वो भी जानेंगे ये क्या है, किस पर्पस के लिए यूज होगा। सो दिस वॉज इन नट शेल कि हम क्या क्या न्यूज कवर करने वाले हैं 12 to 18। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस ईच न्यूज इन डिटेल so that we have a holistic coverage of each of the topics. The very first one is Mesolithic scrapper and Neolithic celt found. So a scrapper belonging to the Mesolithic age and a celt from Neolithic age have been found in Visupanur near Srivallumputtur in Vrindhunagar district. Where is it? You can see in the map, this is Tamil Nadu, and somewhere in the south of your Tamil Nadu is this district. ओके, सो यू शुड रिमेम्बर। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपसे ना इसके बारे में नहीं पूछेगा कि क्या मिला था हिस्टोरिकल प्लेसेस का, लेकिन मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो तमिलनाडु या उससे एसोसिएटेड की कहाँ है, उसके वो वाटर बॉडीज कौन से लगते हैं, क्या इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, या नॉर्थ टू साउथ अलाइन करना स्टेट्स का आ जाता है। सो जो भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या बोलते हैं कंट्री न्यूज में होती है, तो उसका मैप का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। रीजन बीइंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं करंट अफेयर्स में, जो भी टॉपिक्स न्यूज में होते हैं या स्टेट्स या सिटीज या कंट्रीज न्यूज में होते हैं वैसे ही आते हैं। की हाइलाइट्स देख लेते हैं, दैट मीन्स कि ये जो स्क्रैपर और ये सेल्ट जो मिला है वो उसके फीचर्स क्या हैं। जो मेसोलिथिक स्क्रैपर मिला है वो 4 सेंटीमीटर है लेंथ में, and it is 4.5 centimeters in width, and it is made up of type of a stone which is called cert. So आपको ये डिटेल्स याद होनी चाहिए कि वो cert से बना है, type of stone,
एंड जब हम बात करते हैं मेसोलिथिक और माइक्रोलिथिक पीरियड की, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड जो है इससे रिलेटेड है, कई बार ये टाइम पीरियड स्टेटमेंट्स में गलत दिया होता है, उससे स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। सो आपको याद रखना है कि 1000 BC टू 3000 BC का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को ये स्क्रैपर बिलोंग करता है। एंड इसको माइक्रोलिथिक टूल भी बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। वेरी स्मॉल इन साइज है, आप देख सकते हैं सेंटीमीटर्स में है, 4 सेंटीमीटर्स ओनली। and they are made from splinters that form when bigger tools are made in the Paleolithic period. That means जो बच जाता है ना, जब बड़े टूल्स बनाते हैं, जो बच जाता है उनसे ये छोटे टूल्स बनाए जाते हैं। इन्हें एरोज की तरह, नाइफ, स्क्रैपर की तरह यूज किया जाता था माइक्रोलिथिक एज में। सो यू कैन सी द यूजेज ऑल्सो, यू नीड टू रिमेम्बर। नाउ नियोलिथिक पीरियड जो कि यहाँ से आपका 3000 BC से आपका 1000 BC, दैट मीन्स जब आपका मेसोलिथिक खत्म होता है तब नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है। तब वो मार्क करता है या क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन जो ह्यूमंस हैं या मैन का ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू स्टेबल लाइफस्टाइल। दैट मीन्स उनके टूल्स जो थे अब वो पॉलिश होने लग गए थे, पॉटरी थी, हैंड एंड व्हील, पॉटरी मेड बाय हैंड एंड देन व्हील वाज इन्वेंटेड। सो ऑल दिस बिलोंग्स टू नियोलिथिक पीरियड। अब दूसरा जो टूल मिला है दैट इज योर सेल। दिस इज अगेन अ स्मॉल टूल एंड नियोलिथिक एज का है, जो कि 5 सेंटीमीटर का है एंड 5.5 सेंटीमीटर इन विड्थ है। एंड बॉटम पे आप बात करते हैं उसकी विड्थ 5.5 है एंड जो टॉप है वो 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इट इज ब्रॉडर एट द बॉटम एंड एट टॉप जो है वो कम है, ऊपर जो है 3 सेंटीमीटर है, नीचे 5.5 सेंटीमीटर है। इट इज 1.5 मीटर इन थिकनेस, दैट मीन्स वो थिक भी है एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। आपको याद रखना है दोनों में डिफरेंस है, वो सर्ट से बना है, ये ग्रेनाइट से बना है। इट इज वेल रब्ड एंड पॉलिश्ड, जहां की मेसोलिथिक की जब बात करते हैं तो वेल पॉलिश्ड टूल्स नहीं है, नियोलिथिक में आपको वेल पॉलिश्ड मिलेंगे। एंड इट वॉज टाइड टू वुडन स्टिक used for weapons and other purposes also. So this was the purpose of your celt. अब बात करते हैं कि सेल्ट होता क्या है। सेल्ट एक प्री हिस्टोरिक टूल है जो कि स्टोन और मेटल से बनाया जाता था, जो कि कटिंग और शेपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता था। एंड कभी कभी एक्स की तरह, चिजेल की तरह, एड्स की तरह इट वॉज कॉमनली यूज ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे कि जब कटिंग वगैरह की बात करते हैं तो वुड वर्क, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब में यूज किया जाता था। And Shula Celt was polystone, which is used as a tool during the early European Neolithic for felling trees and working woods. Okay, that means जब पेड़ काटे जाते थे या गिराए जाते थे उस काम में या वुड के काम में इसे यूज किया जाता था। अब मूव करते हैं सेकेंड न्यूज विच इज रिलेटेड टू IR, इसरो, नॉर्वे एंड द सलबार्ड मिशन। नाउ ये है क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जो नॉर्वेनियन एम्बेसडर हैं उन्होंने इसरो के चेयरमैन से एक विजिट जो है हुआ है, दैट मीन्स वो यहाँ विजिट करे हैं इसरो के चेयरमैन को, और मीटिंग जो है वो कंक्लूड किया है कि एक म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ए कंटिन्यूड पार्टनरशिप। दैट मीन्स हमारा पहले पार्टनरशिप है, अब हम उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे एंड इंक्रीज करना चाहते हैं अपना इंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नॉर्वे इन द फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया और नॉर्वे के पुराने रिलेशंस नहीं है, उन्हें वो और मजबूत करना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं टू एक्सप्लोर द स्पेस मोर एंड यूज द टेक्नोलॉजी बेटर। Now this visit offers an occasion to recall the challenging Svalbard mission which took place 26 years ago at Ny-Ålesund, Svalbard. Now ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि जब पहले एक मिशन हुआ था नॉर्वे और इंडिया के बीच में 26 साल पहले। सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस इट सेज कि हमें वो याद करना चाहिए कि उसके डिफिकल्टीज क्या थे या इसरो का क्या रोल था। सो 1997 में बेसिकली हुआ क्या था, 4 साइंटिस्ट जो इसरो के थे वो गए थे रॉकेट रेंज, दैट इज सेलबार्ड जो आपका रॉकेट रेंज है वहां गए थे। एंड एंट्रिक्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर फॉर द सेल ऑफ रोहिणी RS-300 Mark II साउंडिंग रॉकेट। सो ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। देन RS-300 Mark MK2 was given as a new name by the Norwegian Space Center as Isbjørn-1 which means polar bear 1। ओके, सो एक रोहिणी RS-300 MK2 रॉकेट था जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था, नॉर्वेजियन स्पेस ने उसका नाम चेंज किया था जिसका मतलब था पोलर बियर 1। एंड जब हम बात करते हैं टेक्निकल साइड की, जो नॉर्वे का मिशन था उन्होंने यूनिक चैलेंजेस दिए थे इसरो को, क्योंकि बहुत पुराना मिशन है तो ऑब्वियसली उस टाइम के चैलेंजेस भी अलग अलग होंगे। सो रोहिणी रॉकेट्स हैड टिल देन फ्लोन ओनली इन द ट्रॉपिकल हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस इन इंडिया।
अब बात करते हैं जब हम आर्कटिक ओशन की तरफ बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर्स वर एक्सट्रीमली ऑन द लोअर साइड, क्योंकि जो नॉर्वे की लोकेशन है उस हिसाब से उस रॉकेट को, आपको उस कंडीशंस के हिसाब से उस रॉकेट को बनाना है, तो चैलेंजेस वो वेरी डिफरेंट, वो इंडिया की क्लाइमेट की तरह या क्लाइमेटिक कंडीशंस की तरह बनाया गया था। अब उसे आर्कटिक ओशन की तरफ, जहां टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा लो होते हैं, वहां वर्क करना है। So ISRO has shipped RS-300 Mk2 to Norway after qualifying it for Arctic weather conditions. So we did overcome these challenges, and however, the rocket unfortunately did not achieve the predicted height, rising up to 71 kilometers. That means हमने चाहा था कि वो 71 किलोमीटर्स की हाइट तक आप उसे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हो पाया था। And the reason for this was a very strange reason, that to keep the ambient temperature at 18 degrees Celsius, it was kept covered with a Velocet shroud. And the idea was that it would pierce through the cover during launch. Instead, the rocket dragged it along, and the increased drag resulting in a lower altitude. So what happened was कि एक जो आपको कवर किया गया था उस रॉकेट को वेलोसेट श्राउड से, वो एक पॉइंट के बाद क्या होना था, वो रॉकेट साथ नहीं ले जाने वाला था, लेकिन उसे भी साथ ही रॉकेट ने ड्रैग किया था, जिसकी वजह से ये हाइट जो थी वो अटेन नहीं हो पाई थी। Nevertheless, the Norwegian scientists seemed quite happy with the launch, for the data collected during the flight led to some new findings. जो भी height उसने achieve किया था, not if it was not 71, still it was very helpful to Norwegian scientists, and उनके जो findings और data थे उनके लिए हमें उस time पे बहुत helpful हुए. That is why it was said कि it was a successful kind of a mission. अगर आपको नॉर्वे और इंडिया के रिलेशंस के बारे में ज्यादा पढ़ना है और क्या मिशन है, तो मैंने आपको यहाँ पे डेटा दे दिया है, आप पढ़ सकते हो। आपको इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में मैं ब्रीफली बता देती हूँ। नॉर्वेरियन पेंशन फंड है एक ग्लोबल करके, एंड इट इज लाइकली टू बी इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर विद इन्वेस्ट वर्थ $9.5 बिलियन एज ऑफ 2019 का डेटा है ये। So Norway exports to India include non-ferrous metals है, natural gas है, plastic in primary form, crude minerals, chemicals एक्सेट्रा में भी हम नॉर्वे के साथ डील करते हैं। इंडिया से इंपोर्ट करता है नॉर्वे, जैसे कि आपके बोल सकते हैं अपेरल एंड एसेसरीज है, टेक्सटाइल है, मेटल मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करता है, राइस है, और कुछ और जो मिसलेनियस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं हम बोल सकते हैं नॉर्वे को हम एक्सपोर्ट करते हैं और नॉर्वे इंपोर्ट करता है। Now India has revised its double taxation avoidance agreement, जिसे DTAA भी कहते हैं, and which was signed by Norway in 1986 and it was revised in 2011. So this is a nutshell of economic ties between Norway and India. अब इंडिया क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है? दिसंबर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे ने लॉन्च किया था एक न्यू इंडिया स्ट्रैटेजी which has set out a clear priorities for the Norwegian government to develop bilateral cooperation with India. That means 2018 में 5 पिलर बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाया गया था, जिसके 5 पिलर्स थे डेमोक्रेसी एंड अ रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, ओशंस, एनर्जी, क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, रिसर्च, हायर एजुकेशन, ग्लोबल हेल्थ। सो इन बेसिस पे बायलैटरल कॉर्पोरेशन जो है इंडिया एंड नॉर्वे का, उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। देन बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी में इंडिया एंड नॉर्वे कैसे रिलेटेड है। अब इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स है ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वाज जॉइंटली लॉन्च्ड इन 2020 एंड द टास्क फोर्स एम टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट जॉइंट इनिशिएटिव्स। दैट मींस बिटवीन नॉर्वे एंड इंडिया के जॉइंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि और फील्ड्स में कॉपरेशन नहीं है, बहुत सारी अदर फील्ड्स में कॉपरेशन है इंडिया एंड नॉर्वे का, जैसे कि वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट कमर्शियल फ्लीट is cooperating closely with India, जो कि नॉर्वे का है, एंड शिप रिसाइकलिंग एंड शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज। जो हमारी दोनों कंट्रीज का टाइज जो है शिप बिल्डिंग के लिए भी है, एजुकेशन सेक्टर में भी है, मेजर इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आ रहे हैं, जैसे कि आपका 2 कंट्रीज पार्टनर करती हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। देन बात करते हैं आप डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया में भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो दिस इज पार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ इंडिया, एंड पर्टिकुलर फील्ड जिसमें इन्वॉल्व है वो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कैसे डिजिटाइज किया जाएगा, जैसे कि ताजमहल है, धोलावीर इन गुजरात है, भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश एक्सेट्रा। देन क्लाइमेट की बात करते हैं तो नॉर्वे ने अपना इंटेंट एक्सप्रेस किया है कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा नेक्स्ट 5 इयर्स में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे, क्लीन एनर्जी, ओशन टेक्नोलॉजी में वेरियस कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी एक इंक्लूडेड है। And Norway is also collaborating with the National Institute of Wind Energy to expand wind energy infrastructure in India, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विंड एनर्जी का कैसे बेटर हो सकता है।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया का पोलर रिसर्च स्टेशन हिमाद्री विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय नए-अलिसन इन स्वालबोर्ड विच इज अगेन इन नॉर्वे इन 2008, वो होस्ट करता है टीम्स ऑफ रिसर्चर्स एवरी ईयर। सो इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, उसे सपोर्ट करने के लिए नॉर्वे की जरूरत पड़ती है। देन आपका है इंड्रार्क, इट वाज डिप्लॉयड इन 2014, इट इज अगेन इन नॉर्वे एंड इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है आर्कटिक रीजन का। सो अगेन नॉर्वे और इंडिया का रिलेशन आप देख सकते हैं। एंड दे हैव आल्सो इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट मरीन लिटर एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और दोनों एनवायरमेंट को डील करने के लिए भी टाइप्स रखते हैं। Now let's move on to the next news which is about India and UAE. ये न्यूज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया एंड यूएई ने मंडे को एक टारगेट सेट किया था कि वो अपना इंक्रीज करना चाहते हैं नॉन ऑयल ट्रेड, जो कि करंटली स्टैंड करता है $48 बिलियन, जिसको वो इंक्रीज करना चाहते हैं $100 बिलियन बाय 2030। दैट मीन्स आज 2023 चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट 7 years में दे वांट टू ऑलमोस्ट डबल इट। Okay, let's understand the key highlights of this news. The goal to achieve this target, that is $100 billion in non-oil trade, that means not associated with oil, but other than that, it was said during the first meeting of the Joint Committee of India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, that is CEPA. अब थोड़ा समझते हैं CEPA क्या है। CEPA एक तरह का फ्री ट्रेड पैक्ट है जिसमें कवर किया जाता है सारे नेगोशिएशन ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप कवर होता है, एंड इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इट मे इवन कंसिडर नेगोशिएशन इन द एरिया सच एज ट्रेड फैसिलिटेशन एंड कस्टम कोऑपरेशन, competition and IPR, and partnership agreements or cooperation agreements are more comprehensive than your free trade agreement. Both the countries have also agreed to set up certain subcommittees in council जो कि डील करेगा issues related to services in trade, and UAE और इंडिया का जो CEPA council है, it will be set up to further facilitate the implementation of the agreement. That means ये जो organization है और ये council है, ये help करेगा जो हमारे targets हैं उसको कैसे better implement किया जा सकता है। अब बात करते हैं जो इंडिया यूएई का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है वो क्या क्या कवर करता है, क्या सर्विसेज उसमें इंक्लूडेड है। ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जिसे TBT भी कहते हैं, SPS दैट इज सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, देन डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन्स, टेलीकॉम, कस्टम प्रोसीजर्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉर्पोरेशन इन अदर एरियाज, देन योर डिजिटल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ये सब ही जो है इसका पार्ट है, दैट इज योर CEPA का पार्ट है। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूज। The very next news is regarding your highlights of the progress made in India and Africa. That means India और Africa ने जो relations हैं इन दोनों countries के उसमें क्या progress made किया है। News का context ये है कि it was remarked at the 18th CII-EXIM Bank Conclave on India-Africa Growth Partnership. So ये recently हुआ है और India bilateral trade of India with Africa जो है वो grew करा है by 9.26% in your financial year 2022 and 2023 and almost वो 100 billion reach करने वाला है। So India's goal is to double the trade volume, that is we are targeting कि $200 billion by 2030 with your Africa, and the export and the imports are approximately balanced with your exports being around 51.2 billion and imports being around 46.65 billion in the financial year 2022 and 2023. दैट मीन्स जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इंपोर्ट बर्डन ज्यादा है या एक्सपोर्ट बर्डन ज्यादा है, नहीं, दोनों को बैलेंस आउट करते हुए हम चल रहे हैं। 27 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है अफ्रीका की वो बेनिफिट हुई है फ्रॉम द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंसेस ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस ऑलरेडी, जो कि दिया है हम लोगों ने, एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स अग्रीमेंट जो है दैट इज CEPA विद अफ्रीका, इट कैन बी एक्सप्लोर्ड विद अदर अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल। 27 को हम ऑलरेडी बेनिफिट कर चुके हैं और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी हम इन अग्रीमेंट से बेनिफिट कर सकते हैं। थोड़ा सा समझते हैं इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप के बारे में। ऐसा नहीं है कि बहुत नया पार्टनरशिप है, लॉन्ग हिस्ट्री है इस पार्टनरशिप की विद, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली अगर बात करें तो 1920 से टाइज हैं। both regions were fighting with colonial rule and oppression and that is why they are associated with each other, कि struggle जो रहा है countries का similar रहा है। India's economic engagement with Africa began intensifying in early 2000s, though the ties are very old,
एंड इम्पोर्टेंस की बात करें अगर अफ्रीका के साथ हमारे जो टाइज हैं या अफ्रीका की क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि अफ्रीका जो है वहां पे बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। अफ्रीका कैन हेल्प इंडिया क्वेस्ट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। दैट मीन्स जो अफ्रीका के रिसोर्सेज है वो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एंड इट विल बी क्रिटिकल टू इंडिया सिक्योरिटी, स्पेशली हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन है दैट इज जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहां पे वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाता है। तो इंडिया के लिए अगर टाइज हैं उस कंट्रीज के साथ, इसीलिए इंडिया की सिक्योरिटी के पर्पज से भी टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो सपोर्ट है फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू एम ऑफ गेनिंग द परमानेंट सीट इन यूएनसीसी, क्योंकि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज को इंडिया ने हेल्प किया है एंड इट इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज जब हम बात करते हैं कि हमें यूएनएससी पे एक परमानेंट सीट चाहिए इंडिया को। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट डेज न्यूज में थे। द वेरी फर्स्ट वन वाज योर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एंड ये हमेशा हर साल 14 जून को मनाया जाता है, जो कि ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्ट करता है एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि एक वॉलंटरी सर्विस या सेल्फलेस वॉलंटरी सर्विस बोल सकते हैं हम ब्लड डोनर या ब्लड डोनेट करने को। एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन द एसेंस ऑफ योर लाइफ एंड ह्यूमैनिटी, क्योंकि बहुत लोगों की जान बचती है जब आप ब्लड डोनेट करते हो, क्योंकि एट टाइम्स देयर आर सर्टेन रेयर ब्लड ग्रुप्स या बहुत लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता है, उस वजह से लॉस ऑफ लाइफ होता है। सो ब्लड जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, इट इज रिफ्लेक्टिंग और इट एक्सप्रेसेस कि कैसे या सेलिब्रेट करता है कि कैसे लोग जो है जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो लाइफ एंड ह्यूमैनिटी के कॉज या एसेंस को यह हाईलाइट करता है। इस डे के इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट अप्रिशिएट्स एंड एक्नॉलेजेस द वॉलंटरी ब्लड डोनर्स वर्ल्ड वाइड जो है, एंड इट इज अप्रिशिएटिंग देयर जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड while also emphasizing the importance of ensuring universal access to safe ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लड डोनेट हो रहा है लेकिन उसके बाद जो उसका यूजेज है वो सेफ नहीं है या ट्रांसफ्यूजन फ्री नहीं है। दैट इज वाई ऑल्सो एम्फसाइज करता है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, लेकिन वो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी बात करते हैं। अब जो इस साल का दैट इज 2023 का जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था, उसका थीम था गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफन। अब जो थीम्स होते हैं डिफरेंट डेज जो कि न्यूज में होते हैं, उनके थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रहना चाहिए ये थीम था क्या। एंड समटाइम्स लास्ट ईयर का थीम भी पूछ लेता है। सो 2022 का थीम भी आप लोग देखिएगा कि क्या था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा। This theme of the year 2023, it highlights the importance of giving blood and also giving plasma, which is regularly to create a safe and sustainable supply of blood and blood products that can be always available all over the world. It's not particularly about India, it's all over the world, so that all the patients in the need can receive timely life-saving treatment. That means सिर्फ blood donate करने की बात नहीं करा है इस साल, उन्होंने बात करा है कि प्लाज्मा डोनेशन की भी बात की गई है ताकि शेयर की जा सके अपना लाइफ और जो बहुत सारी लाइफ्स हैं बचाई जा सके ताकि उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट मिल पाए एंड ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। अब थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था आपका ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, एंड दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004. And during the 58th World Health Assembly in 2005, it was designated as an annual global event with the purpose of increasing awareness regarding the significance of blood donation. So 2005 में इसे एक ग्लोबल इवेंट की तरह देखा जाने लगा था, और ताकि कि हम इंक्रीज कर सके अवेयरनेस एंड ब्लड डोनेशन का जो महत्व है वो लोगों को समझा सके। सो इट वाज अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो कि लोगों को हेल्प भी करेगा और अवेयरनेस भी स्प्रेड करेगा। Now the origins of blood donation can be traced back to ancient times. ऐसा नहीं है बहुत न्यू एक्टिविटी है, एंशियंट टाइम्स में भी ब्लड डोनेट किया जाता था और बहुत पुराना हिस्ट्री पीरियड टाइम से ब्लड डोनेशन चला आ रहा है। एंड इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री की जब बात करें, दैट मीन्स जो हमारी बुक्स में या डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिचर्ड लोअर है, ही इज ए इंग्लिश फिजिशियन, इट स्टैंड्स आउट इन द फील्ड ऑफ ब्लड डोनेशन, सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम ऑल्सो। Now the second day which was celebrated was Global Wind Day. अब ये सेलिब्रेट होता है 15 जून को, एंड इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन, ओके सो दिस इज रिपीटेड, दिस इज रॉन्ग हियर, 15 जून 2023 को सेलिब्रेट हुआ था। जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने ये सेलिब्रेट किया था, एंड द थीम जो कि 2023 की थी वो थी पवन ऊर्जा, दैट इज विंड एनर्जी, एंड द पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया वाज अ काइंड ऑफ अ टैगलाइन।
दैट मीन्स जो विंड एनर्जी की सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इंडिया के फ्यूचर को पावर करने के लिए, उसके रिगार्डिंग ये थीम है. ओके, सो यू शुड रिमेंबर द थीम अगेन. Now, MNRE, that is your Ministry of New and Renewable Resources, they have set a target of 500 gigawatt renewable energy capacity by 2030. That means हमें 2030 तक की capacity achieve करनी है. And mind it, renewable energy capacity है ये. Not only this target of renewable energy, but wind atlas at 150 meters above the ground level was also launched by your National Institute of Wind Energy, that is NIWE, and estimating the onshore wind potential of around 1164 gigawatts. So this was also launched on this same day only. Now ये दिन जो है Global Wind Day, what is it all about? So it's an annual event since 2007. And what it does, it promotes your wind energy and clean and renewable source of energy, because wind energy एक clean and renewable source of energy है. तो 2007 के बाद से प्रमोट करने के लिए wind energy को ये दिन बनाया जाता है. And it was started by EWEA, which is European Wind Energy Association. बाद में GWEC, that is Global Wind Energy Council ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था. एंड जो GWEC है वो मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट रिप्रेजेंट्स इंटायर विंड एनर्जी सेक्टर. सो पहले क्या होता था, सिर्फ विंड एनर्जी एसोसिएशन ये डे सेलिब्रेट करता था, लेकिन बाद में इंटायर विंड एनर्जी सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन दैट इज GWEC ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था. नाउ एज आई जस्ट टोल्ड यू दैट द मिनिस्ट्री हैज सेट अप 2 टारगेट्स, दैट एक विंड एटलस एस्टैब्लिश करना है और 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी हमें बाय 2030 जो है वो अचीव करना है. सो दीज आर द टारगेट्स सेट बाय इंडिया ऑन दिस डे. ओके, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स देख लेते हैं. इंडियन स्टेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है विंड एनर्जी सेक्टर में, जो कि हमारे स्टेट्स हैं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, वो एक अप्रिशिएट किए जाते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए अपने विंड एनर्जी की तरफ. सो जब हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान ने हाईएस्ट एडिशन ऑफ विंड कैपेसिटी अचीव किया है. गुजरात ने हाईएस्ट एडिशन ऑफ विंड कैपेसिटी बट थ्रू ओपन एक्सेस अचीव किया है. तमिलनाडु की जब बात करते हैं, इनिशिएटिव टू रीपावर द विंड टर्बाइंस, एक उनका उसके लिए वो सराहनीय हम बोल सकते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन है. देन बात करते हैं, थोड़ा सा डेटा समझते हैं विंड एनर्जी का. विंड पावर कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में 4th रैंक करता है, यू शुड रिमेंबर दिस. टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ विंड पावर जो इंडिया की है वो 41 गीगावाट है. दिस इज द डेटा एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ मई 2022. देन ऑनशोर विंड कैपेसिटी जो है कि हमारी एट 150 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, दैट इज 1164 गीगावाट, अप्रोक्सीमेट डेटा है ये. देन ऑफशोर की बात करें तो हमारा 194 गीगावाट का पोटेंशियल है. डोमेस्टिक विंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 15 गीगावाट है. ये यहाँ पे W होगा, दिस इज नॉट M हियर, दिस इज GW, गीगावाट है ये. देन बात करते हैं पॉलिटी में, जो लॉ कमीशन ने फ्रेश इनपुट्स मांगे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे. सो बेसिकली 27 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने फ्रेश सजेशंस मांग लिए हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स से, जिसमें पब्लिक एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आपका क्या धारणा है वो बताइए. पहले जो 21वीं लॉ कमीशन आई थी उन्होंने भी UCC के बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि अभी ऐसा लगता है इस समय के हिसाब से जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की. So they also issued a paper on reforms for family law in August 2018, but उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है अभी लाने की. अब समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली होता क्या है. इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं जो अलग अलग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स को फॉलो करते हैं. सो इंडिया में पर्सनल लॉज जो हैं हर रिलीजन, बिलीफ और रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं उसके बेस पे बनाए गए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, इस्लाम फॉलो करने वालों के लिए अलग एक्ट है, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड एक्ट है. सो बेसिकली जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, उनको हमें एक ही सिविल लॉ के अंडर या एम्बिट में लाना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ. तो उसे सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही जा रही है. दैट मीन्स एक कोडिफाइड स्ट्रक्चर हम देना चाहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कोई भी रिलीजन हो, आप किसी भी बिलीफ में बिलीव करते हो, जिससे कि पर्सनल मैटर्स गवर्न होंगे. पर्सनल मैटर्स क्या होते हैं, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एक्सेट्रा, UCC के तहत आने चाहिए. ये होता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ बात करते हैं इकोनॉमिक्स की. रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कूल डाउन हुआ है टू 4.25% इन मई,
दैट मीन्स कम हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन, या हम कह सकते हैं ईज आउट हुआ है फर्दर इन मई में टू अ 20 month लो ऑफ 4.25%। दैट मीन्स लास्ट 20 months में सबसे ज्यादा लोएस्ट पे पहुंचा है। अप्रैल में 4.7% था जो कि अब 4.25 आ गया है। एंड प्राइसेस राइज इन फूड आइटम्स की जब आप बात करते हैं, इट इज फेस्ड बाय कस्टमर्स मॉडरेटिंग टू 2.9%। ऐसा नहीं है कि प्राइस राइज नहीं हुआ है फूड आइटम्स का, प्राइस राइज है। स्टिल हम बात करें कि रिटेल इन्फ्लेशन अपने 20 महीने में सबसे लोएस्ट पे है। Now, this is the third successive month that the inflation has remained below the Reserve Bank ने जो भी tolerance limit दिया था 6% का, उससे नीचे ही रहा है। So it is successively for the 3 months ऐसा ही रहा है। That means आपका मार्च, अप्रैल एंड मई तीनों months में कम ही रहा है। And base effect from May 2022 when the retail inflation was 7%, that means last year के मई के मंथ की बात करें तो 7% था। एंड इस बार जो 2023 का मई है कंपैरेटिवली 4.25 है आपका, आप ग्राफ में दे सकते हैं। जुलाई 22 में यहाँ था, जनवरी 2020 ये है, मई 2021 में अप्रोक्सीमेटली 7 है, एंड दिस इज मई 2023 जो कि 4.25 ये पहुंचा है। अब थोड़ा समझते हैं मंथ बेसिस पे जो चेंजेस हुए हैं प्राइस लेवल्स में, उसका क्या मतलब है। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, दैट इज सीपीआई, वो सेकंड सक्सेसिवली मंथ है जिसमें वो राइज किया है एंड इट हैज रीच्ड 0.51%। जब हम बात करते हैं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की, पहले तो ये जान लेते हैं ये होता क्या है। इट बेसिकली मेजर्स द चेंजेस इन द रिटेल प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स विच आर कंज्यूम्ड बाय डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप। एक पॉपुलेशन ग्रुप को डिफाइन किया जाता है, उस पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो कौन से फूड आइटम कंज्यूम करते हैं, उसके प्राइसेस में क्या चेंजेस है वो मेजर करता है। इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड लाइक सीपीआई ओनली एंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ही कैलकुलेट होता है। और ये जो है अप्रैल में 0.6% था, लेकिन अब जो है वो 0.7% है। दैट मीन्स इट हैज ऑल्सो राइज। नाउ अर्बन कंज्यूमर की बात करते हैं तो उन्होंने स्लाइट हायर इन्फ्लेशन को फेस किया है देन रूरल वंस। अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन रहा 4.27% फॉर अर्बन पॉपुलेशन, एंड इन द रूरल काउंटर पार्ट की जब हम बात करते हैं तो वो था 4.17%। जब हम फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वो अर्बन एरियाज में थोड़ा कम रहा है, 2.43% रहा है, जबकि लास्ट मंथ 3.7% था। आपको ये ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि कौन सा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, कौन सा इंडेक्स नीचे आ रहा है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब हम रूरल फूड प्राइसेस की बात करते हैं तो थोड़ा मॉडरेट राइज देखा गया है। जब हम बात करते हैं राइज नहीं, मॉडरेट लेवल पे कम हुआ है। जैसे कि अप्रैल में 3.9% था, तो कि मई के मंथ में 3.2% है। ये ज्यादा ही है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली फ्रॉम अप्रैल कम हुआ है। अब जब बात करते हैं फूड आइटम्स की, सो वेजिटेबल्स हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द मोस्ट ऑफ द कूलिंग इन्फ्लेशन पेस विद प्राइसेस फॉलिंग 16% एंड 8.8%। दैट मीन्स वेजिटेबल्स के प्राइसेस 16% फॉल करे हैं एंड 8.8% एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस फॉल करे हैं मई 2020 की जब बात होती है। सेम टाइप पे सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड स्पाइसेस जो हैं, ये रिमेन रहते हैं एरियाज ऑफ कंसर्न, क्योंकि इनमें इन्फ्लेशन देखा गया है, इनके प्राइसेस राइज हो रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड सीएफपीआई जो होता है उसमें कौन से 10 सब ग्रुप्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनका जो है आपको चेंजेस इन द फूड प्राइसेस ऑफ जो लोग वो लोग कंज्यूम करते हैं, वो ग्रुप के लोग कंज्यूम करते हैं, उसको दर्शाता है। तो वो क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें आता है आपका सीरियल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, मीट, फिशिंग, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क, देन ऑयल्स एंड फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस एंड पल्सेस से रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे यहाँ सीरियल्स एंड सीरियल्स के प्रोडक्ट थे, शुगर एंड कन्फेक्शनरी एंड देन स्पाइसेस। दीज आर द 10 सब ग्रुप्स जो कि फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप ऑफ सीपीआई या फिर सीएफपीआई इज बेस्ड ऑन दीज 10 सब ग्रुप्स हम बोल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच वाज रिगार्डिंग होलसेल प्राइसेस, जिसमें ड्रॉप देखा गया है एंड इट हैज रीच्ड 3.48%। जो इंडिया के होलसेल प्राइसेस हैं, दे आर रिमेन इन द डिफ्लेशनरी मोड, दैट मीन्स नीचे आ रहे हैं फ्रॉम द सेकंड मंथ इन अ रो इन द मई। दैट मीन्स अप्रैल में भी नीचे आ रहे थे, मई में भी नीचे आ रहे हैं, अब जो है 3.48% पे है। एंड ऑल कैटेगरीज रिपोर्टिंग अ कॉन्ट्रैक्शन इन द प्राइसेस। दैट मीन्स जितने भी कैटेगरी होलसेल प्राइसेस में आते हैं, जो कि कैटेगरी के होलसेल प्राइसेस कंसिडर किए गए, सब में ही गिरावट देखी गई है मई 2022 में। जबकि बात करें तो इन्फ्लेशन हिट करा है 16.6% एंड स्टिल होलसेल प्राइसेस आर दे आर एक्सपीरियंसिंग अ ड्रॉप। की हाइलाइट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या हाइलाइट्स थे बेसिकली न्यूज के और क्या डेटा जो है वो दिया गया है।
नाउ जब हम बात करते हैं हाई बेस फ्रॉम द लास्ट मे व्हेन टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर स्लैश नियर month end dragged fuel and power prices lower into 9.2% deflation while manufacturing products prices shrank 3%. So you can see कि हाई बेस का जो इफेक्ट है वो ये रहा है, कुछ जो प्राइसेस हैं वो कम हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के प्राइसेस 3% तक आ गए हैं, श्रैंक कर गए हैं तो 3%. नाउ जब हम बात करते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स की, उनमें जो डिफ्लेशन देखा गया वो 1.8% का देखा गया. होलसेल फूड इंडेक्स जो है वो ड्रॉप होके 1.6% पे आया है. अप्रैल में 0.2% राइज देखा गया था, जबकि इस बार ड्रॉप देखा गया है. एंड ओवरऑल होलसेल प्राइसेस हैव रिकॉर्डेड 0.92% डिफ्लेशन. दैट मीन्स इन्फ्लेशन होता है आपका प्राइसेस राइज होते हैं, डिफ्लेशन मतलब गिरावट देखी गई है. Now, decline in the rate of inflation in May 2023 is primarily contributed to fall in prices of mineral oils, basic metals, food products, textiles, non-food articles, crude petroleum, natural gas, chemical and chemical products. Then Commerce and Industry Ministry said the statement. That means ये statement जो है कि इन चीजों के प्राइसेस में गिरावट आने की वजह से कहा जा रहा है कि ये जो है डिक्लाइन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा गया है. एंड द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय योर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. Now, ICRA chief economist said that this was the lowest wholesale price index inflation since 2015 November, and deflation was likely to persist at about 2.5 to 3.5% in June due to the base effect of the last year. जब wholesale price index आपका देखें तो वो rise होके 16.2% भी था. Now let's move on to the other news that was regarding your Poshan app. होलसेल प्राइस से रिगार्डिंग वैसे तो बहुत जनरल टर्म है, न्यूज में बहुत ज्यादा रहता ही है. अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैंने आपकी हेल्प के लिए होलसेल प्राइस होता क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, बेस ईयर के चेंजेस से क्या फर्क पड़ता है, वो सब आपको पीडीएफ में दे दिया है सो दैट यू कैन हैव अ बेटर ग्लांस एट इट. अब जानते हैं पोषण ऐप. पोषण ऐप न्यूज में क्यों था? क्योंकि मोर देन 57,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर वन नेशन one Anganwadi program, under which even if people relocate to another state, they can receive benefits given by the government to children under 6 years of age and pregnant and lactating women. That means one nation one Anganwadi का program का मतलब ये है कि आप भले ही अपना स्टेट चेंज कर लो, लेकिन अगर आप वंस यू आर रजिस्टर्ड इनटू दैट प्रोग्राम, आप दूसरी स्टेट में भी सेम बेनिफिट्स जो है वो उठा सकते हो. एंड ये इसके बेनिफिशियरीज कौन है? 6 इयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटेड वुमेन जो है वो इसके बेनिफिशियरीज हैं, आपको याद रखना है. नाउ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कहा है? दिस वाज अ पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय यूजिंग द पोषण ट्रैकर ऐप ऑन मोबाइल फोन्स. ये जो संभव हो पाया है कि इतने लोग वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम को बेनिफिट ले पाएंगे, सो इट वाज ड्यू टू जो एक ट्रैकर ऐप यूज हो रही है जो कि पोषण ट्रैकर ऐप है, उसकी वजह से है, और स्टेट और सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से हुआ है. नाउ एक्टिविटीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, दैट इज चाइल्ड केयर सेंटर जो होते हैं हमारे, सर्विसेज डिलीवरीज टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी management of pregnant women, lactating mothers and children under 6, all these were done. And it also digitizes and automates physical register used by your workers and helps improve the quality of their work. That means इस ऐप के थ्रू जो पहले रजिस्टर्स में डेटा रखा जाता था, फिजिकल एंट्रीज करनी होती थी, उसको भी डिजिटाइज किया गया है, ऑटोमेटेड मोड पर डाला गया है. Now the Anganwadi workers are being provided smartphones procured through the government e-marketplace, जिसे हम GEM भी कहते हैं, for efficient delivery of the services provided under this program. Okay, so ऐसा नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना फोन वगैरह यूज करेंगे, नहीं, उनको सरकार फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि कि वो अपना काम जो है एफिशिएंटली कर पाए. अब बात करते हैं थोड़ा सा पोषण अभियान है क्या. पोषण अभियान जो है, एक जब फुल फॉर्म की बात करते हैं पोषण की, इट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन एंड इट वाज लॉन्च्ड. व्हेन वाज इट लॉन्च्ड? इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. सो यहां से स्टार्टिंग हुई थी. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमें प्रिवेंट एंड रिड्यूस करना है स्टंटिंग 0 से 6 इयर्स के बच्चों में, रिड्यूस करना है और प्रिवेंट करना है अंडर न्यूट्रिशन. जब हम बात करते हैं आपके जो 0 to 6 इयर्स के बच्चे हैं उनके लिए, रिड्यूस करना है प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन. यंग चिल्ड्रन की बात करें तो ये 6 to 59 मंथ्स के बच्चे हैं. एंड रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया अमंग वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स ऑल्सो, दे फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 49. रिड्यूस लो बर्थ वेट, दैट मीन्स जब बच्चे पैदा होते हैं
तो उनका जो बर्थ के टाइम पे वेट होता है वो कम होता है। तो जो हमें रिड्यूस करना है कि लो बर्थ वेट ना हो, दैट मीन्स बच्चे नॉर्मल वेट जितना होना चाहिए उतने वेट के ही पैदा हों। वो कब होगा? जब बच्चों जो मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो ये संभव नहीं है। इसीलिए इसमें आपके मदर्स भी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो भी कवर्ड हैं। अब बात करते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की। ये जो ऐप है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था एंड इसे पोषण ट्रैकर बोलते हैं। एंड ये एप्लीकेशन जो है 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द एक्टिविटीज जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स आपको प्रोवाइड करेंगे एंड एफिशिएंटली सर्विस डिलीवरी में मैनेज करता है और डिजिटाइज्ड है, ऑटोमेटेड है एंड जो कि सपोर्ट करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, एज आई टोल्ड यू, GEM से स्मार्टफोन्स दिए जाते हैं एंड सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं जो कि इस काम को करेंगे। दैट मीन्स इन ईच स्टेट कुछ लोग अपॉइंट किए गए हैं टू ऑफर टेक्निकल सपोर्ट एंड रिजॉल्व एनी इशू विच इज रिलेटेड टू द डाउनलोडिंग एंड यूजिंग द न्यू पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, विच इज 80 कास्ट टू बी एडेड टू सेंट्रल OBC लिस्ट। सो अप्रोक्सीमेटली 80 मोर कास्ट जो है इंडिया में प्रेवलेंट हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है एंड दी बिलोंग टू 6 स्टेट्स। दैट मीन्स ये सारी 80 कास्ट जो हैं वो 6 स्टेट्स को बिलोंग करती हैं और ये सेंट्रल लिस्ट जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस की, उसमें कमिंग मंथ्स में ऐड की जाएगी एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा है इसका अप्रूवल। अब बात करते हैं न्यूज में बेसिकली था क्या, जो कि एक रिपोर्ट आई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दैट इज MSJE के द्वारा लास्ट वीक, और उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में दे हैव फैसिलिटेटेड द एडिशन ऑफ एज मेनी एज 16 कम्युनिटीज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC इन हिमाचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो यू कैन सी ऑलरेडी उन्होंने इतने लोगों को ऐड किया है, 16 कम्युनिटीज को ऐड किया है। और जो अब कम्युनिटीज ऐड होंगी जिनके 80 कास्ट जो है हमारे OBC लिस्ट में ऐड होंगे सेंटर के, वो है महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, आंध्रा, हिमाचल एंड पंजाब एंड हरियाणा। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर कि अब कौन सी स्टेट्स के लोग जो हैं वो ऐड होने वाले हैं। नाउ द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड that nearly 40 communities currently listed under the state OBC list should be added to the center list. That means तेलंगाना जो स्टेट है इन 40 कम्युनिटीज को उनकी जो लिस्ट होती है OBC की उसमें इंक्लूड करा हुआ है ऑलरेडी, बट दे वांट कि सेंटर की OBC की लिस्ट में भी इंक्लूड किया जाए। आंध्र प्रदेश ने बोला है कि एडिशन ऑफ तुरुप कापू कम्युनिटी, वेरएस हिमाचल प्रदेश ने मझहारा कम्युनिटी को ऐड करने की बात करी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है लोधी, लिंगियात, बोहार पवार और आपका जानसे कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटीज जो है वो ऐड होनी चाहिए सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में। पंजाब की बात करें तो उन्होंने यादव कम्युनिटी को, और हरियाणा से गोसाई और गोसाई कम्युनिटी जिसे बोलते हैं उन्हें ऐड करने की बात की गई है। सो दीज कम्युनिटी के जो नाम है, अब ये कैसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन सी कम्युनिटीज या कास्ट जो है सेंटर की OBC लिस्ट में इंक्लूड होगा, लेकिन आपको ना कम्युनिटी का नाम दे देगा और ये पूछ लेगा कि किस स्टेट को वो बिलोंग करता है, या मैच द फॉलोइंग में आपको कम्युनिटी और स्टेट के नाम आ जाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐड करना इतना ज्यादा आसान है क्या, या कैसे ऐड होता है, प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली क्लॉज 4 जो है उसमें स्पेशल प्रोविजंस है फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, जिसे हम SEBC भी कहते हैं, जिसमें कि SC और ST इंक्लूडेड होते हैं। अब आज की दौरान की बात करें अभी की, तो 2 तरह की OBC की लिस्ट होती है, सेंटर एंड स्टेट लिस्ट। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि तेलंगाना में स्टेट लिस्ट में ऑलरेडी वो कम्युनिटीज 40 कम्युनिटीज है, बट सेंटर में वो बोल रहे हैं कि सेंटर की लिस्ट में भी इंक्लूड कर लो। ओके, सो एज पर द प्रोसीजर फॉर एडिशन विच इज मेंशन्ड इन NCBC एक्ट ऑफ 1993, द कमीशन is mandated to constitute a bench to examine such proposal and then forward the decision to union government, including dissent whenever applicable. मतलब NCBC एक्ट के तहत एक कमीशन बनाई जाती है, फिर वो जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है वो एग्जामिन करता है कि ये प्रपोजल सही है या नहीं है, क्या गवर्नमेंट को पास करना चाहिए या नहीं करता है, अपना ओपिनियन दे देता है। फिर यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है कि कैबिनेट अप्रूव करता है या नहीं करता है, बट कैबिनेट मस्ट अप्रूव द एडिशंस एंड ब्रिंग लेजिस्लेशन टू इफेक्ट। मतलब उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने अगर बता दिया कि हाँ ऐड होना चाहिए तो कैबिनेट का अप्रूवल लगेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो नोटिफाई करता है गैजेट में। ओके, सो प्रेसिडेंट हैज टू नोटिफाई दिस कम्युनिटीज। सो दिस इज द प्रोसीजर विच इज फॉलोड फॉर द एडिशन ऑफ
योर कम्युनिटीज और टू द सेंटर लिस्ट और स्टेट लिस्ट की जब हम बात करते हैं कि सेंटर में कैसे ऐड होता है, तो ये प्रोसीजर है। अगर आपको जानना है एनसीबीसी क्या है, तो इट इज कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो 1993 में बना था, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी इंदा सवाई केस में, उसके बाद बना था। एंड 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जिसके तहत एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इवेल्युएट करता है कि कंडीशंस क्या हैं जिसमें आपके बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं रह कैसे रहे हैं, चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं उनके सोशली, इकोनॉमिकली, बोथ। ओके, सो दिस इज लाइक दैट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस भी मैंने आपको दे दिया है, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि चेयरमैन क्या होता है, कौन होता है, क्या रोल है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है या नहीं, सर्विस कंडीशंस एक्सेट्रा, ऑल हैव गिवन यू इन डिटेल हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया इन डिफेंस। सो नाउ IAF एंड आर्मी ने कैरी आउट किया था एक जॉइंट एक्सरसाइज इन योर सेंट्रल सेक्टर। सो दिस वाज कैरिड आउट एंड इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं कि एक्सरसाइज में IAF दैट इज इंडियन एयरफोर्स के 2 स्ट्रेटेजिक मिशंस ओवर इंडियन ओशंस रीजन दैट इन्वॉल्व रफेल एंड Su-30 MKI जेट्स वर देयर। और कुछ दिन पहले एक फ्लीट था ऑफ Su-30 MKI जेट ऑफ IAF कैरिड आउट अ स्ट्रेटेजिक मिशन ओवर इंडियन ओशन रीजन ऑफ 8 आवर्स। और उससे कुछ दिन पहले सिमिलर ऑपरेशन जो है 4 रफेल एयरक्राफ्ट ने भी किया था। अब ऐसे एक्सरसाइज बेसिकली होते क्यों हैं? ये चेक करने के लिए होते हैं कि इंडियन आर्मी जो है या इंडियन एयरफोर्स जो है वो कितना रेडी है अगर कोई अचानक से ट्रबल आता है या डिस्टर्बेंस होती है उसको कॉम्बैट करने के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाई द मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर डन। You can read about Sukhoi 30 Mk1 and Rafale also here. ये दोनों बहुत बार न्यूज में रहे हैं, तो हो सकता है कई बार फीचर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपके रेफरेंस के लिए दे दिया है। अब 2 वॉरशिप्स कौन से नए लॉन्च हुए हैं? 2 वॉरशिप्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस वर लॉन्च इनटू द वाटर व्हाइल द कील ऑफ द थर्ड वेसल वाज लेड ऑन ट्यूसडे एट लार्सन एंड टर्बो दैट इज L&T शिपयार्ड एट चेन्नई। सो 2 लॉन्च किए गए हैं और तीसरे के लिए हमने बोला है कि तीसरा भी लॉन्च होगा। So all these are built by Calcutta-based defense shipyard Guard Research Shipbuilders and Engineers GRSE ने बिल्ड करे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि दो शिप्स लॉन्च हुए हैं, they were अनजादीप द थर्ड एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट जिसे हम ASWSWC भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा है आपका संशोधक द 4th सर्वे वेसल, लार्ज सर्वे वेसल की बात कर रहे हैं, दैट इज SVL। एंड जो हम बात कर रहे हैं while the keel was laid for the 7th ASWSWC and GRSE, it was given in the statement by the ministry. Okay, now part of the construction has been subcontracted to L&T shipbuilding, that is why ऊपर हमने पढ़ा था कि L&T भी पार्टनर कर रहा है। एंड ये जो SVL हमें शिप्स बनाने हैं, 4 SVL शिप्स जो है वो साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSE के बीच में कि 2018 में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जो कि बिल्डिंग स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है। GRSE ने कैलकाटा में जो बेस्ड है, उन्होंने फर्स्ट जो शिप है वो ऑलरेडी कैलकाटा में बना दिया है, और बाकी जो 3 बनने हैं उनके लिए सब कॉन्ट्रैक्ट किया है L&T शिप बिल्डिंग के साथ। सो यू शुड रिमेंबर कि कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज हैं इन्वॉल्व हैं, उनके कई बार नाम आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 8 ASWSWC शिप वाज साइंड बिटवीन MOD, that is Ministry of Defense, and GRSE on 2019 also in April, and as I told you that 4 ships are built at GRSE and balance 4 जो हैं वो फिर L&T shipbuilding के पास सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए गए हैं। थोड़ा सा बात करते हैं ये जो अनजादीप शिप है उसके बारे में, and it is located off your Karavar, that is एक आइलैंड है आपका जिसका नाम है अनजादीप। सो उसके नाम के बेसिस पे लोकेटेड ऑफ द Karavar रीजन ये नाम दिया गया है, और एक ऐसा नाम क्यों दिया गया है क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये आइलैंड, एंड इट इज कनेक्टेड टू द मेनलैंड ऑफ इंडिया बाय द ब्रैकिश वाटर एंड द पार्ट ऑफ INS कदम्बा भी है ये। एंड द बिल्डिंग ऑफ 8 ASWSWC ships is as per the contract. Okay, I told you this already, and the 4 ships are built by GRSE and other will be built by your L&T shipbuilding that I have already explained you already. Now they have designed, both the ships are designed to undertake the following operations. Anti-submarine operations होने चाहिए coastal waters में, low intensity maritime operations, and then mine laying operations including
subsurface surveillance in littoral waters. These are the purposes of these ships. अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज जो थी बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जो बिपरजॉय साइक्लोन आया है उसके रिगार्डिंग जो प्रिडिक्शंस आई थी वो थोड़ी सी वेरिड हो गए हैं, जो कि आईएमडी ने कहा था उससे डिफरेंट रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिले हैं. सो उन्होंने ये रीजन दिया है कि साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, जो कि फार मोर फ्रीक्वेंट होते हैं क्योंकि वहां की कंडीशन सूटेबल है साइक्लोन के लिए, वो बेटर अंडरस्टूड होते हैं. लेकिन अरेबियन सी के जो साइक्लोन हैं पहले हमें बहुत अच्छे से समझ आते थे, या हम उनके ऊपर एक डेटा दे सकते थे कि आपका क्या रिजल्ट होने वाला है या कहाँ स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा. लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो सी का इंक्रीज हो रहा है, और उस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो अरेबियन सी का टेम्परेचर है वो भी राइज हो रहा है. तो जो प्रिडिक्टिबिलिटी है ना अरेबियन सी में पर्टिकुलरली वो कम हो गई है. So now most of the cyclones around India they tend to originate in Bay of Bengal, but global warming की वजह से साइंटिस्ट ने कहा है कि अरेबियन सी भी हीट अप हो रहा है मोर देन एवरेज. इसीलिए बिपरजॉय जैसे जो कि साइक्लोन है, स्ट्रॉन्गर साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है ना अरेबियन सी में साइक्लोन्स आते हैं बट इतने इंटेंसिफाई नहीं होते. So बिपरजॉय was situated about 700 kilometers from west of Goa, but IMD ने forecast किया था it was to move away from Gujarat coast to dissipate into the sea without reaching the land, either in Kutch, Gujarat और पाकिस्तान. लेकिन हुआ क्या है, जो बिपरजॉय साइक्लोन है उसने लैंडफॉर्म किया है, और आईएमडी ने जो सजेस्ट किया था कि स्टॉर्म स्ट्राइक नहीं करेगा वो करा है. एंड द एक्सपर्ट्स आर सेइंग द रीजन माइट बी योर क्लाइमेट चेंज, बिकॉज जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, उस वजह से जो साइक्लोन हम कह रहे थे कि इंटेंसिफाई इतना नहीं होगा वो भी इंटेंसिफाई हुआ है और उसका लैंडफॉल हुआ है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अरेबियन सी के साथ चैलेंजेस क्या है फोरकास्ट के लिए. आईएमडी ने कहा है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट नाउ डेज, क्योंकि आपके जो साइक्लोन्स है इंटेंसिफाई हो रहे हैं, उनकी ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है. एक्यूरेट ट्रेजेक्टरी हम बता नहीं पा रहे हैं अरेबियन सी में, क्योंकि अरेबियन सी अब जो कि एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा हो रहा है. अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बे ऑफ बंगाल में जो वार्मिंग इज कॉजिंग द अरेबियन सी टू हीट अप मोर, एज आई टोल्ड यू, एंड नियरली 48% ऑफ द साइक्लोन हियर never reached land, and as opposed to only 30% in Bay of Bengal. अरेबियन सी का जो डेटा अगर देखें तो 48% साइक्लोन्स आते ही नहीं थे लैंड की तरफ, जबकि बे ऑफ बंगाल में सिर्फ 13% आते हैं. सो अब ये नंबर बढ़ रहा है. ओके, द परसेंटेज इज डिक्रीजिंग एंड द नंबर इज इंक्रीजिंग. अब अरेबियन सी में क्या यूनिक फैक्टर्स हैं. Arabian Sea has much deeper, up to 40 meters layer of water which is warm compared to Bay of Bengal. जबकि 60 to 70 मीटर लेयर चाहिए होता है ऐसे साइक्लोन्स को इंटेंसिफाई होने के लिए या ऐसा सिस्टम जनरेट होने के लिए. सो अब बात करें कि अरेबियन सी में भी क्या वैसा ही लेयर प्रोवाइड हो रहा है वाटर का, वार्म वाटर का, दैट इज व्हाई दे आर इंटेंसिफाइंग मच. सो दीज आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द साइक्लोन्स इन अरेबियन सी. एंड फॉरकास्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं बेसिकली. अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में. साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, दे हैव रिपोर्टेड कि उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉय मॉडल यूजिंग स्टेम सेल क्रिएट कर लिया है विदाउट यूजिंग एग और स्पर्म. दैट मीन्स उन्होंने सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रॉय मॉडल बनाया है. दैट इज वी कैन से आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एग या स्पर्म उसमें यूज नहीं किया है. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव नो ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और हार्ट एंड आर वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि एम्ब्रॉय बहुत छोटा होता है, उसमें ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होती है. These have cells that would proceed to form the placenta, yolk sac, and embryo. This is said by the scientists. And they have also said that the study was triggered by the need to understand the black box period of human development. What is black box period? It is the period following the 14 days after fertilization of the egg, which is agreed limit for scientists to grow and study embryo in your lab also. Now, scientists who are working in India, they said that the work presented vast research possibilities, but equally possessed ethical questions. कि ethical है बनाना कि नहीं है, वो भी एक अभी question है. And human embryos developed from IVF technology are governed by laws, but अभी कोई regulations नहीं है. Stem cell based जो models हैं human embryos का, so वो भी एक concern है, ethical concern भी है, regulations नहीं है, वो भी एक concern है. अब stem cell क्या होता है? एक unique ability to develop into specialized cell टाइप्स ऑफ द बॉडी. ये एक सेल की प्रॉपर्टी होती है. अब जो न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी होते हैं दे ग्रो एंड रिप्लेस योर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज्ड और लॉस. ओके, सो दो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं स्टेम सेल के पास.
एंड दे कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड जब ये डिवाइड होते हैं दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ सेल आल्सो दैट मेक अप योर बॉडी। तो स्टेम सेल सिर्फ एक ही तरह का सेल नहीं रह जाता है, वो अपने फंक्शन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है, या वो बदल सकते दूसरा सेल भी बन सकता है। ओके, इट कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स। अब बात करते हैं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, दैट इज सूट। इट वाज डिलीवर्ड टू इसरो। So this telescope is a unique telescope developed by Pune's Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, IUCAA बोलते हैं इसको, and it has been delivered to ISRO. ये जो डेवलप किया गया है, it is set to integrate with your Aditya L1 mission, जो कि along with 6 other payloads है, यानी कि ये आदित्य L1 मिशन जो है उसके साथ जाएगा, एंड सूट इज वन ऑफ द मेन पेलोड्स ऑफ L1, आदित्य L1। 6 अदर पेलोड के अलावा एक मेन पेलोड ये भी है। इट प्रोवाइड्स फुल डिस्क इमेजेस ऑफ सन, क्योंकि जो आपका आदित्य L1 है वो सन के ऊपर एक मिशन है, सन की जो डेटा हमें चाहिए उसके रिगार्डिंग एक मिशन है, तो वो फुल डिस्क इमेजेस जो है सन की 2000 से 4000 ए वेवलेंथ रेंज की भेजेगा, एंड फुल डिस्क इमेजेस इज इंटायर वेवलेंथ रेंज हैव नेवर बीन ऑब्टेन, आज तक कभी ऑब्टेन नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे यूज कर रहे हैं। नाउ L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट सन की स्टडी के लिए डेडिकेटेड मिशन है, एंड द स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड इन अ हेलो ऑर्बिट around the first Lagrange point, that is L1, which is 1.5 million kilometers from Earth towards the Sun. So इस ऑर्बिट में हम प्लेस करेंगे, और जो एक सैटेलाइट है अराउंड द L1 पॉइंट हैज मेजर एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअसली व्यूइंग द सन विदाउट आपका एक्लिप्सिस, सो वो सन को बेटर ऑब्जर्व कर पाएगा इस ऑर्बिट में, इसीलिए प्लेस करेंगे। एंड आदित्य L1 कैरीज 7 पेलोड्स टू ऑब्जर्व द फोटोस्फेयर, जिसमें से एक जो है आपका ये है सूट, बाकी 6 अदर पेलोड्स है जो कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्रोना, तीनों को ऑब्जर्व करेंगे, एंड दे विल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स। ओके, इट विल बी लॉन्च्ड बाय PSLV XL लॉन्च व्हीकल फ्रॉम श्रीहरिकोटा, सो यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो। एक चीज और है, जितने भी हमारे जगहें हैं जहां से कोई भी सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है भारत के, वो सब आपको नाम पता होने चाहिए। कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है, कई बार नॉर्थ टू साउथ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आ जाता है, सो यू शुड नो दैट। अब थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की तरफ जाते हैं कि ये जो सूट जो आपका है वो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर अबव द कूलर सरफेस एंड ओरिजिन एंड वेरिएशन ऑफ नियर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, high energy explosions such as solar flares observed in solar atmosphere. Aditya L1 propelled by PSLV XL is the first Indian space mission to observe sun and corona. So this is the significance of the mission, which will have your solar ultraviolet imaging telescope also. Now it will be inserted into hello orbit, as I just told you. Sun Earth system का पार्ट है ये, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अदर मिशंस की जब बात करते हैं तो वो है नासा का पार्कर सोलर प्रोब, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर एंड हेलिसोफेरिक ऑब्जर्वेटरी, चाइना का कौफर-1 सोलर प्रोब। दैट मीन्स ये सारे सन से रिलेटेड मिशन है। इंडिया का आदित्य L1 है, आपको ये याद रखना है। सो आई होप आपका 12th से 18th जून तक का सारा करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर हो गया है आफ्टर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।